प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं 2025 एग्जाम के लिए डीएलएड कोड नंबर 801 जो कि फर्स्ट ईयर का पहला विषय है, जिसका नाम है बाल अवस्था एवं बाल विकास। इसका वन शॉट वीडियो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न किस तरह के आएंगे, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें लिखने हैं, उसके आंसर्स क्या रहेंगे, तरीका क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारे प्रश्नों को हम लेके चलेंगे इस सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसको समझिए और फिर आगे बढ़ते हुए सारे प्रश्नों को हम समझते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि बचपन का चरण मानव जीवन का मौलिक चरण होता है। बचपन का चरण कैसा होता है? मानव जीवन का मौलिक चरण माना जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है आपको किसी भी तरह से क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसका एमसीक्यू भी बन सकता है, इसी का आपसे फिलअप्स भी पूछ सकता है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूछ सकता है, और इसी से आपका एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इन सभी को थोड़ा सा आपको जो स्टार्टिंग में जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर बड़े प्रश्नों की तरफ हम मूव करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, बच्चे का विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं होता। बच्चे का विकास जो है, जो शरीर की वृद्धि होती है ना, उस तक ही सीमित नहीं रहता है। उसका जो है कौन कौन सा विकास और होता है इसमें, बल्कि इसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल होता है। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास के अलावा क्या क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भावनात्मक होता है और सामाजिक विकास भी शामिल होता है। जब बच्चा अपने माता पिता की आवाज सुनकर पहचान लेता है, जब भी वो आवाज सुनेगा माता पिता की तो वो पहचान लेता है, तो इसे ही हम श्रवण विकास या श्रवण कौशल विकास कहते हैं। अगला जो है इसमें टॉपिक, इसमें बोला गया है सृष्टि के प्रारंभिक चरण में, यानी जो ये सृष्टि का प्रारंभिक चरण है इस विश्व का, इस जो हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, इस चरण में बच्चों की सोच सामान्यतः कैसी होती है? व्यवहारिक होती है या प्रायोगिक होती है। वो अजम्पशंस पे नहीं जीते हैं, ठीक है, वो अनुभव पे जीते हैं, जिससे वे अपने अनुभवों के आधार पर चीजों को समझते हैं। उनका अनुभव किस चीज के लिए कैसा है, वो किस चीज को गोल मानते हैं, किस चीज को चपटी मानते हैं, तो बच्चों की सोच उनके अनुभवों के आधार पर जो है कैसी होती है? प्रायोगिक होती है या फिर व्यवहारिक होती है, दोनों ही आप लिख सकते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में खेल का महत्व है, क्योंकि खेल से बच्चे सामाजिक कौशल, समस्या समाधान और भाषा विकास सीखते हैं। ठीक है, तो ये महत्व होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। बाल विकास के लिए मुख्यतः चार सिद्धांत हैं। एक है शारीरिक विकास, एक है संज्ञानात्मक विकास, एक है आपका भावनात्मक विकास और एक है आपका सामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें, एक स्वस्थ बच्चे के लिए उसकी माताओं का खाली स्थान का ध्यान रखना चाहिए। किसका? पोषण का और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चों का मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। अगला टॉपिक जो है इसमें बोला गया है चीजों को समझने की प्रक्रिया को समझाने के लिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि सीखने की प्रक्रिया सक्रिय होती है। कौन सा सिद्धांत हमें बताता है? संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जो है ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो सक्रिय होती है। बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां जैसे खेल आधारित शिक्षण, सक्रिय सहभागिता सीखने के विकास में सहायक होती है। सीखने के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, शिक्षकों की भूमिका बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे भावनात्मक जरूरतों, सामाजिक व्यवहार और शैक्षिक क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। कौन होते हैं? बच्चे। ठीक है ना, तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चे जो है भावनात्मक जरूरतों, सामाजिक व्यवहार और शैक्षिक क्षमताओं के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। बाल विकास के प्रारंभिक चरणों में जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु की अवधि शामिल होती है। बालकों के लिए खेल का महत्व है, क्योंकि उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास विकास में इनका योगदान रहता है। किसका? खेल का।
विकासात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के मानसिक प्रक्रियाओं और ज्ञान के विकास से है। विकासात्मक अगर मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के मानसिक और जो है ज्ञान के विकास से है। तो आपको पूछ लेगा खाली स्थान विकास का तात्पर्य बच्चों के मानसिक प्रक्रियाओं और ज्ञान के विकास से है, तो आप बताएंगे संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के मानसिक प्रक्रियाओं और ज्ञान के विकास से है। तो इसीलिए जो है खाली स्थान को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जहां पर जो मोस्ट जो आपको क्वेश्चन में फिलअप करने होंगे या जो आपको लिखना होगा। माता पिता द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करने के लिए उन्हें निर्णय लेने और स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों का भाषाई विकास, कैसा विकास? भाषाई विकास संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनेगा बच्चों का खाली स्थान विकास भाषा, संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाषाई विकास। बाल विकास की सिद्धांतों में पियाजे का सिद्धांत कहता है, तो बाल विकास के सिद्धांतों में खाली स्थान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं और समझते हैं। तो किसका सिद्धांत है? वो पियाजे का सिद्धांत है बाल विकास के सिद्धांतों में। नवजात शिशु में प्रतिवर्त प्रक्रिया बाहरी उत्तेजनाओं के, जिसको रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया बोलते हैं, आप रिफ्लेक्स भी लिख सकते हो। नवजात शिशु में प्रतिवर्त प्रक्रिया या रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति पहले से मौजूद होती है और इसे स्वाभाविक माना जाता है। मतलब उनका जो उत्तेजना होती है वो स्वाभाविक होती है। देखते हो आप वो कैसे रिफ्लेक्स करते हैं, कैसे वो प्रतिक्रिया देते हैं, किसी चीज को देख करके खुश हो जाते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं। गोदी में जो बच्चे होते हैं देखना उनके चेहरे खिल जाते हैं, ठीक है, नवजात शिशु के। एक स्वस्थ विकास के लिए बच्चों को प्रोटीन, विटामिन और खनिज का संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। अगर स्वस्थ विकास किसी का करना है बच्चे का, तो उसको प्रोटीन भी सही मिलना चाहिए, विटामिन भी सही मिलना चाहिए और खनिज भी सही मिलना चाहिए, यानी कि संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। बच्चों के खेल की गतिविधियां उन्हें सहयोग सिखाने और उनकी समस्या समाधान कौशल बढ़ाने में सहायता करती है। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? बच्चों के खेल की गतिविधियां उन्हें खाली स्थान सिखाने और उनकी समस्या समाधान कौशल बढ़ाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे सहयोग जो है ये फिलअप में आ जाएगा। खाली स्थान की अवधारणा का अर्थ है कि बच्चों को अपनी विशेषताओं, क्षमताओं और सीमाओं को समझने में सहयोग करना। तो कौन सी अवधारणा है? स्व अवधारणा जो है, स्व अवधारणा की अवधारणा का अर्थ है बच्चों को अपनी विशेषताओं, क्षमताओं और सीमाओं को समझने में सहयोग करना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे, कुछ जो जनरल क्वेश्चंस थे जिसको हमने समझा। चलिए अब बड़े प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के चरणों का वर्णन करें, जिसमें प्रत्येक चरण की उम्र और प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। तो इसमें जो उसके विकास के सिद्धांत है वो भी बताएंगे, साथ ही साथ उसके उम्र को भी बताएंगे। देखो, जो पियाजे हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख चरण जो है दिए थे, जो बच्चों के मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। हर चरण एक विशेष प्रकार की सोच और समझ को दर्शाता है, जो बच्चों की बढ़ती उम्र और अनुभव के साथ विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा, उस तरह से ये जो है विकसित होती जाएगी। नीचे पियाजे के सिद्धांत के चारों चरणों का विवरण दिया गया है। किसी भी चरण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या चारों चरण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स आप लिखें, आप इसमें से क्वेश्चन के हिसाब से 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला जो आपका चरण है, इसमें आता है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है? जन्म के समय शिशु वाह, वाह मतलब होता है बाहरी जगत, ठीक है ना। जन्म के समय शिशु वाह जगत के प्रति अनिभिज्ञ होता है। अनिभिज्ञ मतलब होता है कि उसको बाहरी जगत का कोई भी ज्ञान नहीं होता जब जन्म लेता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। तो अपने आयु के साथ जैसे जैसे उसके आयु में विकास होता है, तो अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान जो है, शारीरिक जो उसका शारीरिक में जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में,
उसी के माध्यम से जो बाहरी जगत है उसका ज्ञान जो है ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, अब वो ज्ञान ज्ञान कैसे ग्रहण करता है, तो वो वस्तुओं को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान का ग्रहण करता है। इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष में, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। कैसे शब्दों को बोलने लगता है? छोटे छोटे। और ये शब्द कैसे होंगे, आगे प्रश्न पूछेगा, मैं बताऊंगा वो कैसे प्रश्न होते हैं और उसके आंसर कैसे लिखने हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जैसे अपनी मम्मी या पापा को देखेगा या भाई या बहन को देखेगा जो उसके बचपन से उसके साथ रह रहे हैं, यानी कि 2 वर्ष तक उसके साथ हैं, जिसको 0 वर्ष से 2 वर्ष तक देखता आ रहा है, तो उनको देखते हुए वो मुस्कान से उनका स्वागत करता है। देखते उनके उसके मुंह पे हंसी खिल जाती है, उसके मसूड़े दिखते हैं। बच्चों के दांत तो होते नहीं, तो देखोगे उनके मसूड़े दिखेंगे आपको। तथा अपरिचितों को देख करके भय का प्रदर्शन करता है, यानी डर जाता है। किसी और को देखेगा ना तो मुंह बना लेगा या रोने लग जाएगा। ठीक है। इसमें दूसरा जो चरण है इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। इसी अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि दूसरों के साथ जो है खिलौनों के दूसरे मतलब आप ही हो सकते हैं, आपका उस बच्चे का भाई बहन हो सकता है, उस बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है, तो दूसरा कोई भी हो सकता है। उसके संपर्क में हम दिखाते हैं ना कि ये खिलौना ऐसे होता है, इसमें चाबी भरते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, तो उनके अनुकरण, यानी कि उनको ग्रहण करता है, उनको अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब उनसे सीखता है। ठीक है। और इसी अवस्था को, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खाली स्थान और अन्य नाम से जाना जाता है, तो खिलौनों की आयु भी इसे कहते हैं। या फिर बोलेगा खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछ सकता है खिलौनों की आयु की अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, अगर आपने पढ़ा ढंग से तो ही आप लिख पाएंगे। ये चीज आपको समझना है। अब इसी में देखें, इसी अवस्था में जो बच्चे क्या करता है, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान जो है ये सब सीख जाता है। इसी अवस्था में माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर अपना नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि भी सीखता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं रहता, यानी क्वेश्चन पूछे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस वो नहीं करता है। इसलिए इसे जो है क्या बोलते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होती है, तो 2 से 7 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए होती है। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घुमाया जाता है। आपने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन आप जो है उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपने उस हिसाब से नहीं सोचा कि यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन किया है ये क्यों किया है, कि इस रेड लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आप 4 पॉइंट लिखते हैं इसमें से, बहुत बेस्ट है। ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत होता है कि ये वस्तु ऐसी होती है, ये वस्तु एग्जिस्ट करती है, पृथ्वी पर है। ये चीज जो उसका स्थान है, कुछ ना कुछ वस्तु के स्थायित्व का जो है भाव जागृत होता है बच्चों में। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो जीववाद किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जीववाद जो है, हम उस चीज को कहते हैं, या जीववाद वह आप अनुभव है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। यानी कि कोई चीज आपके सामने खिलौना रखा है, वो हाथी की शेप में है, तो बच्चा ने अगर किसी हाथी को टेलीविजन पे या किसी चीज पे चलते हुए देखा है, तो उसको वो सजीव टाइप में चिंतित करेगा, मतलब उसका चिंतन करेगा कि हाथी ये भी चलेगा। तो इस तरह का इसको जीववाद कहते हैं कि वो जीवित है, उसको ऐसा महसूस होता है, जबकि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा, अपने चिंतन में सोचेगा कि वो क्या है, सजीव है। उसी को हम जीववाद कहते हैं। ठीक है। तो जीववाद आप समझ में आ गया। तो इसको क्वेश्चनों को थोड़ा सा इसी तरह समझना। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, वो है जो इमेजिनरी सोच जो है यहाँ पे पाई जाती है, इमेज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये जो ऐसा इमेज नहीं जो आप अभी सोच सकते हैं, वो बच्चे की उम्र के हिसाब से इमेज कैसा बनाता होगा कि हाथी ऐसा है, हैं, हाथी ऐसा होता होगा। ठीक है।
अनुकरणशीलता पाई जाती है। इसमें अनुकरण मतलब सीखना जो है वो प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में क्या करता है, वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अभी अभी मैंने बताया, तो इसीलिए उसके अंदर अनुकरणशीलता पाई जाती है, यानी सीखने का जो है विकास उसमें पाया जाता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस उम्र में जो है थोड़ा सा अहमवादी होता है, मैं मतलब वो सोचता है कि मैं ठीक हूं, मेरे को कोई टोके ना, है, दूसरे की बातें वो मानता नहीं है। तो इस उम्र में ये ज्यादातर देखने को मिलता है 2 से 7 वर्ष में। इसमें जो तीसरा चरण है उसकी बात करें तो तीसरे चरण को बोलते हैं स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन तार्किक मतलब तर्क करना लगता है, तो ये हुआ तो कैसे हुआ, ये होगा तो क्यों होगा, इस तरह के प्रश्न वो पूछने लग जाता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो उसने देखा है उसी के बारे में सोचेगा, इमेजिनरी चीजें नहीं सोचेगा कि जो रॉकेट है वो उड़ करके अगर उस रॉकेट को देख लिया उसने तो रॉकेट पूछेगा कि रॉकेट वो कहाँ जा रहा है, ये चीज तो वो पूछेगा, तर्क करेगा आपसे। लेकिन जो है उस रॉकेट के अंदर क्या है, ठीक है, वो रॉकेट क्यों उड़ रहा होगा, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा होगा, इस तरह का जो है वो चीज नहीं समझ पाएगा, ना ही उसकी चिंतन करेगा। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविधता करना सीख जाता है। यानी कि उसके सामने जो दो वस्तुएं रखी हैं उसके बीच में क्या अंतर है वो बता सकता है, उसमें क्या समानता असमानता ये बता सकता है, कोई चीज सही है गलत है वो भी बताने लगता है। एकदम मेच्योरिटी नहीं होती, लेकिन जितना है वो इस उम्र में सीखने लग जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा मूर्त चिंतन की अवस्था किस आयु वर्ग को कहा जाता है, या मूर्त चिंतन अवस्था का दूसरा नाम क्या है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसकी आयु 7 से 12 वर्ष होती है। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक को ये सारे ज्ञान होने लगते हैं कि दिन कौन सा है, तारीख क्या है, समय क्या होगा, महीना कौन सा है, ये वर्ष कौन सा चल रहा है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, उत्पाती हो जाता है, ठीक है ना। वो पलावटी अवस्था में, इसको पलावटी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। मतलब उत्क्रमणीयशीलता मतलब वो अपना मानसिक रूप से जो है ना थोड़ा सा जो है विचलित हो जाता है, थोड़ी बदमाशी करना लगता है, जो आप कहोगे उसको थोड़ा सा मानना नहीं चाहता है, तो इसी को जो है वो पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो पलावटी अवस्था भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है हम पलावटी अवस्था भी कहते हैं। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इस अवस्था में होता है। जो बोलने का तरीका है, किसी की बात सुनने का जो तरीका है वो इनमें इस समय में विकास होने लगता है अच्छे तरीके से। चौथा जो चरण है इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन योग्य हो जाता है, यानी कि जो वस्तु उसको दिखाई दे रही है वो भी, और जो वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रही है वो भी, जो सजीव है वो भी, जो निर्जीव है वो भी, उन सब में जो है वो चिंतन करने योग्य हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसको तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। 12 वर्ष के बाद वाली आयु को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। जो भी मानसिक सोचने की प्रक्रिया है उसका योग्यता का संपूर्ण या पूर्ण विकास होने लग जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी कि अब वो सोचने लग जाता है। इस अवस्था में बहुत सारी चीजें जो है सोच सकता है कि ये ऐसे कर सकता हूँ, मैं इस चीज को ऐसे बना सकता हूँ, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह की चीजें जो है वो कल्पनाएं कर सकता है ना, वो जो है एजम्पशंस कर सकता है। तो हमने इन सभी चरणों से ये जाना कि पियाजे का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों का मानसिक विकास सक्रिय रूप से होता है, ठीक है, हर चरण में होता है इसीलिए सक्रिय रूप से होता है, और प्रत्येक चरण में बच्चे नए विचार और समझ के स्तर पर पहुंचते हैं। बच्चे इन चरणों से गुजरते हैं, लेकिन उनके विकास की गति अलग अलग हो सकती है। सभी बच्चों के विकास की गति जो है अलग अलग हो सकती है, जबकि चरणों का क्रम वही रहता है। सबके लिए चरण ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि पहला चरण सबके लिए संवेदी पेशीय अवस्था होगी, दूसरा चरण सभी के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, तीसरा चरण सभी के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, और चौथा चरण सभी के लिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो ये चारों चरण जो है सभी के लिए लागू होते हैं, लेकिन ये चारों चरण
जो है सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, उनके गति के ऊपर, उनके माइंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो इस तरह से पियाजे का जो है ये सारे के सारे क्या थे, तो ये सारे के सारे पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के चरण थे, जिनकी हमने व्याख्या को समझा, उनकी उम्र भी बताई, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो भी हमने बताया। तो ये सारी चीजें आपको अब ध्यान रखनी है। इस तरह से आपको मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं तो उनको आप समझ में आ गया हो कि नोट्स को किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत टाइम लिया है बताने में, तो आपने अगर इस चीज़ को समझा है तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बाल विकास में खेल का महत्व बताइए। खेल किस प्रकार बच्चों की सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। तो आप बताना है आपको, तो आंसर क्या लिख दोगे। आप परिचय देना चाहो तो परिचय दे सकते हो। मैंने अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, ताकि कोई भी एक बच्चा जिसका मानसिक बौद्धिक विकास जो है इतना समझने योग्य नहीं है कि वो पूरे चीज़ों को याद कर पाए, तो वो भी आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकता है। देखिए इसमें जैसे पहले हम बताएंगे बाल विकास, ठीक है, बाल विकास में खेल की भूमिका का। तो देखिए बाल विकास में खेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खेल न केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह जो है उसके समग्र शारीरिक, समग्र में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी विकास में सहायता करता है। क्या खेल की भूमिका ये सारी की सारी होती है। वो क्या करता है, शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक भी, सामाजिक भी, भावनात्मक भी और नैतिक विकास भी जो है विकास में भी सहायता करता है खेल। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं शारीरिक विकास में खेल की क्या भूमिका हो सकती है। इस पॉइंट में दो तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो हम इस पॉइंटों को अब जो है शारीरिक विकास में क्या भूमिका होगी, मानसिक विकास में खेल की क्या भूमिका होगी, सामाजिक में क्या होगी, भावनात्मक की क्या होगी और नैतिक विकास में खेल की क्या क्या भूमिकाएं होंगी, ये सारी भूमिकाएं मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। अगर मैं एक एक भूमिका को पढ़ूँ तो वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, तो इसलिए फटाफट देख लीजिए। पहला हमारा जो होगा शारीरिक विकास में खेलों की भूमिका। इसमें क्या होता है, खेल बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, संतुलन, समन्वय और गतिशीलता का विकास होता है इसमें, ठीक है। और खेलों से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक विकास में खेल की भूमिका क्या होती है, खेल के दौरान जो बच्चे रणनीति बनाना, निर्णय लेना, ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, यानी संज्ञात्मक विकास बढ़ता है। किसी को ये नहीं पता होगा कि संज्ञात्मक विकास क्या होता है, तो सोच समझने की क्षमता को ही संज्ञात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखोगे, बार बार कई बच्चे ना सोच रटने लग जाते हैं संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास का सीधा सा मतलब है सोचने समझने की क्षमता में विकास, ठीक है। खेल तनाव को कम करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो मानसिक विकास में खेल की भूमिका इस तरह से होगी। सामाजिक विकास में खेल की भूमिका, तो खेल जो है सामूहिक सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन, नियमों का पालन सिखाते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करना, मित्रता करना, टीम वर्क सीखते हैं। इससे सामाजिक कौशल का विकास होता है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखें, मैंने हर जगह निष्कर्ष इसलिए दिया है, निष्कर्ष से ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा क्या और इस आंसर का निचोड़ क्या निकला। खेल बच्चों के लिए केवल एक गतिविधि ही नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का एक आवश्यक साधन है। अतः शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को पर्याप्त खेल के अवसर देने चाहिए। निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिखें, आप चाहें तो ना लिखें, मैंने अपने वीडियो में नोट्स में लिखा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संतुलित पोषण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। तो पहले मैंने इसका परिचय दिया है। संतुलित पोषण वह भोजन है जिसमें शरीर के समुचित विकास और स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और तेल उचित मात्रा में, जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संज्ञात्मक विकास में संतुलित पोषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम परिचय जब लिखते हैं, ये जो हेडलाइन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो ब्लैक कलर में है, ये हेडलाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम में ये हेडलाइन लिखोगे ना, यही चीज आपके लिए है। और हेडलाइन लिख करके आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में ना अंडरलाइन पेंसिल से कर देना है इस तरह से, ठीक है। आपको अपने हेडलाइन को इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। ये ध्यान रखना है कि अंडरलाइन करने से क्या होता है, डायरेक्ट टीचर जो है ये पॉइंटों को कम पढ़ेगा, आपकी हेडलाइन को देख लेगा। हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हेडलाइन याद हो, ठीक है।
तो इसमें हम संतुलित पोषण का बाल विकास पर क्या प्रभाव है, तो शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं। मांसपेशियां हड्डियां जो है मजबूत बनाता है ना संतुलित भोजन है। ऊंचाई वजन अंगों के समुचित विकास में सहायता करता है संतुलित भोजन है। कुपोषण से बच्चों में कमजोरी जो होती है, रुग्णता होती है, विकास धीमी गति से देखी जाती है, तो शारीरिक विकास पर इस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसी तरह से मानसिक और संज्ञात्मक विकास पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो मस्तिष्क के विकास के लिए जैसे प्रोटीन, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार बच्चों की एकाग्रता, याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। कुपोषण से सीखने में कठिनाई, ध्यान की कमी और बौद्धिक विकास में बाधा आती है, इसलिए जो है संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है संतुलित भोजन का, ये बता सकते हैं। इस तरह से भावनात्मक तथा सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम बता सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट लिखें, आपको केवल उतने पॉइंट लिखना है जितना, तो आपके अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखें। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे एक अधिक पॉइंट लिखें। हमेशा ध्यान रखें, जितने नंबर का भी क्वेश्चन आए, 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंट लिखें, 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट लिखें, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप 2 पॉइंट लिखें। कोशिश करें कि 2 पॉइंट आप लिखें, 1 नंबर में 1 लाइन से भी काम चल जाता है। तो ये ध्यान रखें, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। और जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस में मैंने सारे पॉइंट दिए हैं इन सभी पॉइंट को आप लिखो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको जो याद रहता है, जो आपको अच्छा लगता है कि ये पॉइंट मैं याद कर लूंगा, तो वो पॉइंट आपको याद करना है। लास्ट में मैंने हर क्वेश्चन के निष्कर्ष को लिखा है। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत बेस्ट है। एग्जामिनर तो आपके 4-5 क्वेश्चन पढ़ेगा, उसके बाद समझ जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। संतुलित भोजन बाल विकास की नींव है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी गति प्रदान करता है, गति देता है। इसलिए माता पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर के बच्चों को संतुलित आहार सुनिश्चित करना चाहिए, देना चाहिए। बाल विकास के लिए शैक्षिक वातावरण की भूमिका को विस्तार से समझाइए। यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले शैक्षिक वातावरण का अर्थ क्या होता है, वह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक परिवेश जिसमें बच्चा सीखता है और विकसित होता है, उसे ही शैक्षिक वातावरण कहते हैं। यह जो है एक सकारात्मक और प्रेरक शैक्षिक वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी कि जिसमें शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक और संज्ञानात्मक सारे के सारे विकास हो, उसके लिए आवश्यक है। ये होता है इसका परिचय। परिचय लिखने का मतलब, आप जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो आपको चीज समझा रहा हूँ, इसको समझ गए तो कोई टेंशन नहीं। इस तरह से आप जो है बता सकते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं वो परिचय दे देंगे। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में भूमिका क्या है, शैक्षिक वातावरण की बाल विकास में क्या भूमिका है, तो पहली भूमिका है कि ये संज्ञात्मक यानी कि बौद्धिक विकास करेगा। संज्ञात्मक मतलब बौद्धिक विकास, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। फिर सामाजिक विकास आप बता सकते हैं, उसी तरह से फिर आप भावनात्मक विकास बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप नैतिक विकास भी बता सकते हैं, सीखने की प्रेरणा भी बता सकते हैं। इसका महत्व क्या है, क्यों है महत्व, तो आप ये बता सकते हैं इन पॉइंटों से कि भाई इसका महत्व क्या होता है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चा जितना अच्छा वातावरण पाएगा, उसके लिए सीखने की नींव उतनी मजबूत होगी। एक अच्छा शैक्षिक वातावरण बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। यह भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है। जो है ना, छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, उनकी भावनाओं में बह जाते हैं, तो इस तरह से ये जो अच्छा वातावरण होगा, शैक्षिक वातावरण होगा, तो उनको दृढ़ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं। शैक्षिक वातावरण बाल विकास की दिशा और गति को प्रभावित करता है। एक समावेशी, सुरक्षित, प्रोत्साहक और बाल उन्मुख वातावरण ही बच्चों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का सही विकास सुनिश्चित करता है। अतः शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन को मिल करके ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां बच्चे खुल करके सीख सकें और बढ़ सकें। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तो लिखें, ना लिखें तो आप एक बार जरूर पढ़ें, इसको समझना आवश्यक होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का निचोड़ जो है यहाँ पे मिल जाता है। दिमागी विकास के लिए हाथों की गतिविधियों का क्या योगदान है, उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। दिमागी विकास में क्या होता है, बाल विकास में हाथों की गतिविधियां जैसे लिखना, रंग भरना, काटना, चिपकाना, खिलौनों से खेलना आदि का मस्तिष्क यानी दिमागी विकास पर गहरा प्रभाव होता है। इन गतिविधियों से न केवल बच्चों की मांसपेशियां विकसित होती हैं, बल्कि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं, ध्यान केंद्रण और समस्या समाधान कौशल का भी विकास होता है। ये परिचय हमने दिया, ठीक है। इसके बाद में है दिमागी विकास यानी मस्तिष्क विकास में हाथों की गतिविधियों का योगदान क्या है। अब उनको हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। इससे क्या होता है, दिमागी विकास में हाथों की गतिविधियों से क्या होता है, समन्वय और एकाग्रता का विकास होता है।
इसी तरह से स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा और गणितीय सोच का विकास होता है। इसके अलावा जो है हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे चित्र बनाने से क्या होता है, इस पॉइंट में भाषा और गणितीय सोच का विकास में जो है भाषा के भाषा और गणित दोनों के लिए आवश्यक है। उदाहरण कैसे बता सकते हैं, देखिए चित्र बनाना, जब बच्चा पेड़ या घर का चित्र बनाता है तो वो कल्पना करता है, सोचता है और अपनी उंगलियों को नियंत्रित करता है। भाई वो घर की जगह घोड़ा बना रहा हो, ठीक है ना, पेड़ की जगह प्लेन बना रहा हो, तो ये वो जो है वो क्या करता है, नियंत्रण कर रहा है, जो चीज सोच रहा है वही बनाता है। यह संज्ञात्मक और मोटर कौशल दोनों यानी गायात्मक विकास या गायात्मक कौशल दोनों के लिए जो है विकसित करता है, दोनों को बढ़ाता है। ब्लॉक से घर बनाना, इससे बच्चा आकार, संतुलन, दिशा और संरचना को समझता है। ये सभी दिमागी क्रियाएं होती हैं। कागज काटना, चिपकाना, यह कार्य मस्तिष्क को बारीकियों पर ध्यान देना सिखाता है और तार्किक क्रम की समझ को बढ़ाता है। तो ये उदाहरण भी दे सकते हैं, इसमें निष्कर्ष भी मैंने दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसको। फटाफट देखते जाएंगे क्वेश्चन, आगे देखिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन कौन से शैक्षिक सामग्री हो सकती है? चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम जो उनकी बुद्धि बौद्धिक क्षमता के अनुसार हो, चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम हो लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके समझने की क्षमता कितनी है, उनकी बुद्धि कितनी विकसित है, उसके हिसाब से हो। रचनात्मक गतिविधियां जैसे कला, संगीत और विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तकें, शोध पत्र और ऑनलाइन संसाधन हो सकता है। समस्या समाधान आधारित कार्य जो उनकी सोच की क्षमता को बढ़ा सके, और संयोगात्मक परियोजनाएं जिसमें टीम वर्क और नेतृत्व कौशल को विकसित कर सके। तो इस तरह के प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इस प्रकार की शैक्षिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शारीरिक गत्यात्मक विकास की कोई एक परिभाषा लिखी है, तो किसी की भी परिभाषा अगर आपको याद है तो उसकी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है। शारीरिक गत्यात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के समन्वय से बड़े मांसपेशी समूहों का उपयोग करके गतिविधियां करते हैं। जैसे अब आप समझ में आएगा, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना आदि। यानी कि इन सभी को करने के लिए वो क्या है, अपने तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को नियंत्रित और समन्वय करते हैं ताकि वो चल पाए, दौड़ पाए, कूद पाए। यह विकास जन्म से किशोरावस्था तक निरंतर होता है। हकलाने के कारण बताइए। तो हकलाने के कारण क्या हो गया? हकलाने के प्रमुख कारणों में शामिल क्या क्या है? जैविक कारण हो सकता है, वंशानुगत हो सकता है, भाषाई विकास में देरी हो सकती है, पारिवारिक दबाव हो सकता है और भावनात्मक कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो हकलाने के हो सकते हैं। आगे आइए, पुरस्कार के प्रकार बताइए। तो शिक्षा में पुरस्कार के प्रकार सामाजिक पुरस्कार है, भौतिक पुरस्कार है, आध्यात्मिक पुरस्कार है, प्रेरणादायक पुरस्कार है। ठीक है, तो इनके हमने आगे दिए हुए कि कौन सा किस लिए किस टाइप का होता है। शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ है? अगर स्पर्धा यानी कंपटीशन करोगे तो क्या होगा? प्रेरणा में वृद्धि होगी, है, समस्या समाधान कौशल में सुधार होगा, समय प्रबंध में सुधार होगा, टीम वर्क में भी सुधार होगा। शिक्षा में स्पर्धा यानी कंपटीशन करें तो। कुपोषण से क्या समझते हैं? कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है। यह मुख्यतः अपर्याप्त आहार, असंतुलित भोजन और संक्रमण के कारण हो सकता है। 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, 3 से 5 वर्ष तक की आयु के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम क्या क्या हो सकता है? तो खेल आधारित शैक्षिक शिक्षण हो सकता है, कहानी सुनाना, कहना हो सकता है, सामाजिक गतिविधियां हो सकती है, सृजनात्मक गतिविधियां हो सकती है, किसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्राकृतिक अवलोकन भी हो सकता है। इसके अलावा स्थूल गति कौशल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें कौन कौन सी आती है? बड़े मांसपेशी समूहों का उपयोग होता है, शारीरिक संतुलन और समन्वय होता है, स्थानिक जागरूकता होती है, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये जो है विशेषताएं होती हैं इसकी। रूढ़िवादिता के शिक्षा संबंधी परिणाम बताइए। जो पुरानी सोच रखते हैं उसका क्या परिणाम होता है? तो नवाचार में कमी होती है, नई नई विधियों को अपनाते नहीं है, नई नई परंपराओं को अपनाते नहीं है, पुरानी परंपराएं उसी में रहते हैं ना। भेदभाव भी होता है, सामाजिक असमानता भी बढ़ती है, शिक्षण विधियों में जड़ता यानी शिक्षण विधियां जो है अत्यधिक पल नहीं पाती, फूल नहीं पाती, वो पुरानी परंपराओं के हिसाब से शिक्षण पद्धतियां अपनाते हैं। तो ये रूढ़िवादी का जो है ना, ये शिक्षा संबंधी परिणाम है, उल्टे परिणाम है सारे के सारे। कूले का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है? तो चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ जिसको बोला जाता है, सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति का स्व यानी कि सेल्फ, जो मैं सोचता हूँ, स्व समाज के अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से विकसित होता है।
कूले के अनुसार हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह दूसरे के विचारों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर बनता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यार यार उसने मेरे बारे में ये कहा था, उसने मेरे बारे में ये सोचा था, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो इसमें 3 चरण होते हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके विचारों के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप मैं अपने बारे में क्या निष्कर्ष पर पहुंच पाया हूँ या पहुंचता हूँ। ठीक है, तो ये जो है कूले का सामाजिकरण सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार समाज एक दर्पण की तरह कार्य करता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को देखता है और समझता है। कूले का जो सामाजिकरण सिद्धांत ये कहता है कि जो कूले का सामाजिकरण सिद्धांत है वो आत्मदर्पण का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें व्यक्ति जो है समाज के अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अपने आप को देखता है। वह सामाजिक दर्पण की तरह जो समाज जो है एक दर्पण की तरह कार्य करता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को देखता है और समझता है। इसके 3 जो चरण होते हैं, इन 3 चरणों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका क्या है। तो समुदाय बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परिवार, विद्यालय, सामाजिक समूहों के माध्यम से बालक को सामाजिक मान्यताएं, मूल्य और व्यवहार सिखाता है। समुदाय बालक के व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक संबंधों की समझ और सांस्कृतिक पहचान में सहायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला जो है, शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षित समाज में जेंडर का अर्थ जो है समाज द्वारा निर्धारित पुरुष और महिला के लिए अपेक्षित भूमिकाएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां। यह जैविक लिंग यानी सेक्स से अलग है। जो मेल है फीमेल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जेंडर की यहाँ परिभाषा वो नहीं हो रही है, क्योंकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। जेंडर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। किशोरा अपराध की विशेषताएं क्या है। जो किशोर जो है वो अपराध करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, किशोर अपराध की विशेषताएं क्या है। तो आयु वर्ग एक इसकी विशेषता है कि ये भैया 7 से 18 वर्ष के बीच होता है। अपराध की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी विशेषता क्या हो सकती है, चोरी हो सकता है, हिंसा हो सकता है, नशा हो सकता है, अन्य असामाजिक गतिविधियां हो सकती है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण में जो है पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। इसकी विशेषता सामाजिक दबाव हो सकता है और मानसिक दबाव हो सकता है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। और सामाजिक कारण में क्या हो सकता है कि गरीबी के कारण ये जो है किशोर अपराध कर रहे हो, शिक्षा की कमी की वजह से जो है किशोर अपराध कर रहे हैं, या समाज में उनकी जो असमानता, नीचा दिखा जा रहा हो, ओछा देखा जा रहा हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, बनती नहीं हो, तो इस तरह से भी लोग जो है किशोर अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये जो है कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों को श्रम और शोषण से बचाने हेतु बाल अधिकारों को बताइए। तो पहला है शिक्षा का अधिकार, फिर दूसरा है स्वास्थ्य का अधिकार, तीसरा है आपका सुरक्षा का अधिकार और समान अवसरों का अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार जो है ये बाल श्रम और शोषण से बचाने वाले अधिकार हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन में शरीर का आकार और संरचना में बदलाव आता है। मानसिक परिवर्तन में सोचने की क्षमता, समझ और बुद्धि में विकास होती है। सामाजिक परिवर्तन में समाज में व्यक्ति की भूमिका और संबंधों में बदलाव आता है। और भावनात्मक परिवर्तन में व्यक्ति की भावनाओं और संवेदनाओं में विकास होता है। तो मैंने क्या है ये एक साथ लिख दिया। आप चाहो तो सीधा सीधा लिखते हो, शारीरिक विकास परिवर्तन में ये होता है। ठीक है, ये पूरा लाइन एक, फिर दूसरे लाइन में आपने लिखना है कि आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं मानसिक विकास में ये होता है। ठीक है, तीसरे लाइन में आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन में ये होता है, और चौथे लाइन में आप लिखेंगे भावनात्मक परिवर्तन में। तो 4 लाइन बन गई। 4 अंकों का भी प्रश्न होगा तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 अंक का प्रश्न होगा तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। सतत एवं जीवन प्रयत्न समग्र विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन कीजिए। विद्यालय मतलब आपके सतत जीवन प्रयत्न समग्र विकास का में क्या सहयोग करता है यह बताना है। तो सतत एवं जीवन प्रयत्न समग्र विकास का अर्थ जो है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक पक्षों का निरंतर और पूर्ण विकास है जो जीवन भर चलता है। इस विकास में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें विद्यालय का योगदान क्या होता है, इसमें विद्यालय जो है सर्वांगीण विकास करवाता है, नैतिक और जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है, निरंतर सीखने का वातावरण पैदा करता है, सामाजिकता का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, जीवन के लिए तैयार करता है। निष्कर्ष भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। इसके बाद जो है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, यानी कि इन दोनों विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं मुख्य प्रभावी कारक क्या है, अनुवांशिकता है।
ठीक है, पोषण है, स्वास्थ्य और रोग है, और शारीरिक गतिविधियां और खेल है, पर्यावरण है, मन की स्थिति और भावनात्मक वातावरण है, नींद और आराम है। निष्कर्ष चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका। अब खेल की भूमिका हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से मैंने बताया था कि जो खेल बच्चों के समग्र विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि शारीरिक गत्यात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है, शारीरिक संतुलन और समन्वय बनता है, सहन शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है, गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है, स्वास्थ्य जीवन शैली होती है, इसके माध्यम से मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। निष्कर्ष चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट इतने ईजी हैं कि आप एक बार पढ़ोगे दूसरी बार में याद हो जाएगा। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास किया है। कक्षा कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं ये बताना है, जिसको हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं। कक्षा में जो हम बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपसी संवाद द्वारा ज्ञान, विचार, भावनाएं, निर्देश साझा करते हैं, समझते हैं। इस संप्रेषण की प्रभावशीलता कई तरीकों पर निर्भर करती है, और वो प्रभावी कारक कौन कौन से हैं उसी को हम यहाँ पे बताएंगे। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक पूछे गए हैं। तो शिक्षक की भाषा और व्यक्ति शैली कैसी है, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है या जिसको पढ़ा रहा है उसकी भाषा कैसी है, वो किस तरह से अपने भाषा का उपयोग कर रहा है, किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, और विद्यार्थियों की समझ व रुचि। अब सामने विद्यार्थी जो सुनने वाला है उनको उस विषय में रुचि कैसी है, वो उसको कैसे समझते हैं, कितना उनको कठिन लगता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हर पॉइंट को मैंने यहाँ विस्तार लाइन वाइज समझा रखा है। शारीरिक वातावरण कैसा है, ठीक है, ये भी है। अब शारीरिक वातावरण का मतलब हो कि यहाँ पे कक्षा कक्ष में प्रकाश कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, बैठने की व्यवस्था क्या है, ये भी प्रभावित करती हैं। अब कोई बैठा हुआ है कंफर्टेबल ही नहीं है तो वो अपने आप को एडजस्ट करने में लगा रहेगा, सामने वाला बोलता रहे। दूसरा तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, कोई सीट पे थोड़ा सा इधर सरक रहा है कभी आगे सरक रहा है, तो उसी में एडजस्ट करने में लगा है। वो क्यों सोचे सुनेगा कि भाषा जो शिक्षक है वो क्या भाषण दे रहा है, क्या व्यक्त करना चाहता है। श्रवण और दृष्टि से संबंधित समस्याएं, अगर उससे सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है तो भी वो समझने में असमर्थ होगा। ये प्रभावी कारक हैं। शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा है, ये भी है। कुछ शिक्षक जो है विद्यार्थी को पसंद नहीं करते, कुछ विद्यार्थी शिक्षक को पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर भी संप्रेषण जो है अधिक प्रभावित होगा। शिक्षण विधियाँ और सामग्री किस तरह की यूज हो रही हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। और भावनात्मक वातावरण भी है। ठीक है, निष्कर्ष चाहें तो आप लिख सकते हैं, पढ़ना जरूर है आपको निष्कर्ष एक बार। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को समझाइए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है इसको समझाना है। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है ये आपको बताना है। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष के मध्य में किस तरह से बच्चा जो है सीखता है समाज में। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता, यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी। आपको पढ़ना सब कुछ है, मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ। मित्रता का विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास में क्या होता है, बच्चा जो है समाज में रहकर मित्रता का विकास करता है। सहयोग और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। नियमों और सामाजिक मूल्यों की समझ जो है देखी जाती है। अनुकरण प्रवृत्ति और स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, और भावनात्मक स्थिरता। ठीक है, ये सारे एक एक पॉइंट में देखिए कितने अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल आंसर लिखे हैं। निष्कर्ष आप लिख दोगे लिखना चाहो तो। बाल श्रमिक बनने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। बाल श्रमिक बनने के, यहाँ पे ये ब है, बनने के नहीं है, ये यहाँ पर आपका ये ब है। ठीक है, तो बनने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं तो ये बता सकते हैं। बाल श्रमिक वे बच्चे होते हैं जो अपनी आयु के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के बजाय क्या करते हैं, बाल श्रम तथा गंभीर सामाजिक समस्या है, इसके जो है क्या है कई कारण हैं। तो आप बाल श्रमिक क्या होते हैं, बाल श्रमिक वे बच्चे होते हैं जो अपनी आयु के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के बजाय क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है इस वजह से वो काम करते हैं, शिक्षा की कमी है इस वजह से वो काम करते हैं, पारिवारिक परिवार का दबाव होता है तो काम करते हैं, बाल श्रमिक बन जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, समाज में देखते हैं कि यार वो भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है, या परंपरा है तो उस तरह से भी बच्चे जो है बाल श्रम के लिए राजी हो जाते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये भी एक कारण है। कानूनी जागरूकता का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं, एक एक लाइन में इसके उत्तर दिए गए हैं और निष्कर्ष चाहे तो आप लिख सकते हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकता, आवश्यकता अलग चीज है, विशेषता अलग है। ठीक है, तो विशेषता आगे डिस्कस करेंगे, आवश्यकता देख लेते हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकता समझाइए। तो वैश्वीकरण की आवश्यकता, यहाँ पे वैश्वीकरण होता क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया है। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या है, तो आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण आवश्यक है। नई तकनीकी और विज्ञान में लाभकारी है इसलिए आवश्यक है। संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वैश्विक
समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, शिक्षा और ज्ञान का विस्तार करने के लिए आवश्यक है, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्वयं के विकास में संयोग का योगदान लिखिए। स्वयं के विकास में संयोग का क्या योगदान होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे स्वयं का विकास के बारे में बताया है, और यहाँ पे संयोग का योगदान क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, भावनात्मक समर्थन करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, समाज में सकारात्मक संबंध देखने को मिलता है, स्वयं को बेहतर समझना होता है, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसमें से मैंने कहा है कि पॉइंट सारे लिखने जरूरी नहीं है, पॉइंट उतने ही लिखें जितना आपको लगता है कि आप याद कर पाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे आंसर्स दे रहा हूँ, इसमें से जितना पॉइंट आपको अच्छा लगे, आसानी से याद हो, उन्हीं को याद करें। और सारे के सारे पॉइंट इतने ईजी हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष लिखना है आपको, तो निष्कर्ष भी आपको जरूर पढ़ना है। ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन के नीचे निष्कर्ष दिया गया है, आपको जरूर पढ़ना है। बालिकाओं के शाला त्याग की समस्या का वर्णन कीजिए। भाई लड़कियां जो हैं वो विद्यालय का त्याग क्यों करती हैं, उसका कारण क्या है, उसकी बात करेंगे। तो बालिकाओं के शाला त्याग की समस्याएं क्या है, एक तो आर्थिक समस्या, भाई पैसे नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है या कारण कैसा है, परिवार का दबाव कैसा है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं क्या लड़कियों को, सुरक्षा और परिवहन की समस्या है, ये भी बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने में नहीं पढ़ पाती हैं लड़कियां हैं, शिक्षक शिक्षाओं की कमी और गुणवत्ता, किस तरह के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उस स्कूल में, तब भी जो है बालिकाएं नहीं पढ़ पाएंगी, मानसिक दबाव उत्पीड़न हो तब भी बालिकाएं नहीं पढ़ पाएंगी। निष्कर्ष आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को समझाइए। तो बाल्यावस्था में जो अभी हमने सामाजिक विकास को समझा था बाल्यावस्था में, अब बाल्यावस्था में अगर संवेगात्मक विकास होगा तो किस तरह से होगा, ये हमें देखना है। तो जो है विकास जो होगा ना, ये कैसा होगा, तो बाल्यावस्था में जो है आपका क्या होगा, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो इस विकास में जो है कैसा होगा, देखिए भावनाओं की पहचान और व्यक्तीकरण हो जाएगा, संवेदनशीलता का विकास होगा, भावनाओं का नियंत्रण होगा, ठीक है, इसमें जो है स्वतंत्रता की भावना और सामाजिक संबंधों का प्रभाव देखने को मिलेगा, परिस्थितियों के प्रति प्रक्रिया, ठीक है। इस तरह से निष्कर्ष भी आप लिख देंगे। आप पढ़ेंगे, आपको एक एक कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ पे समझाने की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर जहां जहां जरूरत पड़ी समझाया। विकासात्मक सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब विकासात्मक सिद्धांत जो है उनकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, ठीक है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए विकासात्मक सिद्धांत क्या बताते हैं कि बालक किस प्रकार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से विभिन्न चरणों में विकसित होता है। इन सिद्धांतों की शिक्षा में विशेष उपयोगिता है क्योंकि ये शिक्षकों को ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चा कब क्या और कैसे सीखता है। विकासात्मक सिद्धांत की ये आवश्यकता है। अब इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, उम्र के अनुसार शिक्षण देना होता है, इसलिए जो है विकासात्मक सिद्धांतों की हमने बात की है। विकासात्मक सिद्धांत जो है ना, कई लोगों ने दिए हैं, कई मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, जिनको हम नीचे देखेंगे। उम्र के आधार उस उम्र के अनुसार शिक्षण होता है, व्यक्तित्व अंतर को समझना होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। इसकी शैक्षिक उपयोगिताओं की बात कर रहे हैं। प्रेरणा और रुचि बनाए रखना, समस्या समाधान, फिर निष्कर्ष, छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। साक्षात्कार विधि क्या है, साक्षात्कार की दशाओं का आपको वर्णन करना है। साक्षात्कार विधि आप सभी जानते हैं क्या होती है, ठीक है। इसकी स्थितियां यानी कि दशाएं क्या हो सकती हैं, जो इस उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, संपर्क स्थापित होना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, सही प्रश्नों का चयन होना चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग या नोट्स होना जरूरी है। निष्कर्ष भी आप जो है इसमें लिख सकते हैं। मिड का सामाजिकरण सिद्धांत क्या है, तो जॉर्ज मिड का सामाजिकरण सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति समाज में रहकर विशेष रूप से दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हुए स्व यानी सेल्फ का विकास करता है। मिड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया में आई और मी की भूमिका होती है। आई मतलब मैं और मैं मतलब भी मैं, तो आई और मी की भूमिका होती है, ठीक है। मी समाज द्वारा दी गई भूमिकाएं होती हैं। मी जो है वो कौन सी होती है, समाज द्वारा दी गई भूमिका है, समाज से ग्रहण करते हैं। और आई जो है व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आई जो है उस व्यक्ति की प्रक्रिया होती है जो समाज द्वारा भूमिकाओं से ग्रहण करता है। खेल, भाषा और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से स्व का विकास होता है। तो ये ध्यान रखना मिड का सिद्धांत। आगे आइए, नैतिक मूल्य के विकास में अभिभावक जो आपके पेरेंट्स है उनका क्या योगदान होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया योगदान क्या क्या है यहाँ पे, तो ये आप पढ़ ही लोगे, सिंपल सा है कि नैतिक मूल्यों में क्या होता है, ईमानदारी, सत्यता, सहानुभूति, अनुशासन, सहयोग, है ना, ये सारी चीजें जो है हम सीखते हैं इसमें नैतिक मूल्यों में।
अब अभिभावक हमारे पेरेंट्स का क्या योगदान होगा, तो आदर्श व्यवहार द्वारा सीख देना, ठीक है, संवाद और मार्गदर्शन करना, नैतिक कहानियां और परंपराएं जो है उसके बारे में बताना, अनुशासन और प्रोत्साहन करना। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला जो है, कुछ प्रमुख विकासात्मक सिद्धांतों, अभी हमने विकासात्मक सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता के बारे में डिस्कस किया था, अभी अभी जस्ट अभी दो या तीन क्वेश्चन ऊपर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख विकासात्मक सिद्धांतों और उनकी शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब ये किसी का भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से डाला है। विकासात्मक सिद्धांत क्या है, आप जानते हो कि ये जो है मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो ये समझने में किसी की मदद करता है कि बच्चे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार विकसित होते हैं। शैक्षिक संदर्भ की बात करें तो इन सिद्धांतों की उपयोगिता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये शिक्षक को ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार होता है और किस तरह से शिक्षण विधियां उनके विकास के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे पियाजे का संज्ञात्मक विकास है, ठीक है, उसकी बात करें तो उसके बारे में यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला है कुछ प्रमुख विकासात्मक सिद्धांत का वर्णन करना है और शैक्षिक उपयोगिता बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले पियाजे का संज्ञात्मक विकास है, ठीक है, इसका वर्णन क्या किया गया है। पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञात्मक विकास विभिन्न चरणों में होता है, जैसे संवेदनात्मक क्रियात्मक अवस्था है, प्री कॉन्सेंसुअल अवस्था, जो मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, इसको आप चेक सही कर लेना। ये 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। पियाजे का मानना था कि बच्चों को स्वयं अनुभवों से सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि यह उनके मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो ये 4 संज्ञात्मक विभिन्न चरण जो है ना पियाजे के, ये ध्यान रखना, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञात्मक की विभिन्न चरणों में होता है। अब ये जो चरण है वो मैंने आपको ऊपर समझाया था, अभी आपने ऊपर देखा था फर्स्ट जो क्वेश्चन था पियाजे वाला, उसी में वो सारे चरण मैंने दिए हुए हैं, नोट्स में भी मिले हुए हैं आपको। तो वो वाले चरण आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर जो है ये बाई मिस्टेक इस तरह से आ गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बताता हूँ। शैक्षिक उपयोगिता क्या है पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत का, तो वो शैक्षिक उपयोगिता केवल पियाजे का ये है, ठीक है। अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो इसका भी वर्णन यहाँ पे दिया गया है, जिसको ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये उसका जो है संज्ञात्मक विकास है, ठीक है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। इसके बाद जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो है, ठीक है, यहाँ पर भी इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है ये भी बताया गया है। इसके बाद जो बंदूरा है, बंदूरा का जो शैक्षिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताया गया है, और शैक्षिक उपयोगिता क्या है वो भी है। और मास्लो का क्या है वर्णन किया गया है, और शैक्षिक उपयोगिता उसको भी बताया गया। तो आप इन सभी चीज़ों को, पांचों को जब पढ़ोगे, मैस्लो को, ठीक है, बंदूरा को, उसके अलावा जो है एरिक्सन को, वाइगोस्की को, और साथ ही साथ जो है आपका पियाजे को, तो आपको अंतर भी समझ में आएगा कि इन सब में क्या क्या अंतर है। इसलिए मैंने सारे दिए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इससे आपका एक और हो जाएगा निष्कर्ष। आप चाहे तो जरूर लिखेंगे, पढ़ेंगे जरूर। बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका क्या होती है, भाई खेल किस तरह से सामाजिकरण में सहयोग करते हैं। तो समूह में काम करना, नियमों का पालन करना, संचार कौशल, भावनात्मक नियंत्रण है, समाज में भूमिका की समझ समझ होती है, मूल्य और आदर्शों का विकास, इस तरह से सारी चीज़ें जो है हम बता सकते हैं इसमें। बचपन की अवधारणा को स्पष्ट करना है, बचपन की अवधारणा क्या होती है, तो बचपन की अवधारणाओं के बिंदु जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है इसमें, है, भावनात्मक और सामाजिक विकास होता है, खेल और शिक्षा होती है, समाज और संस्कृति से प्रभाव, स्वतंत्रता और पहचान का विकास, फिर निष्कर्ष आप बता दोगे। पढ़ना जरूर है आपको सब कुछ। पढ़ने अभी आप जाओ, देखते जाओगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो भी ये वीडियो कितना लेंदी होने वाला है। वैश्वीकरण के लाभ, अभी हमने उससे ऊपर देखा था जो क्वेश्चन था, उसमें वैश्वीकरण की आवश्यकताएं पड़ी थी। अभी हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण के लाभ क्या होते हैं, भाई इसका बेनिफिट क्या है। तो आर्थिक विकास होगा, नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होंगे, नई तकनीकी और नवाचार होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, शिक्षा का विस्तार होगा, वैश्विक समस्याओं का समाधान होगा, उपभोक्ताओं के लिए विविधता आएगी, निष्कर्ष भी आप बता सकते हैं। बालक के विकास पर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव डालिए। जो बालक का विकास होता है तो हमारी जो संस्कृति चली जा रही है, पुरानी संस्कृति है, उसका क्या यहाँ पर जो है प्रभाव है। मूल्य और मान्यताएं, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। भाषा और संचार कौशल, शिक्षा की अवधारणा, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ सामाजिक संबंध और भूमिका कैसी है,
है, संवेदनशीलता और भावनाओं का व्यक्तीकरण कैसा है, सामाजिक व्यवहार और परंपराएं। आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट जो आपको क्वेश्चन है उसके अनुरूप जो है इनमें से पॉइंट आपको चूज करना है, जो याद होता है वही पॉइंट याद करें, निष्कर्ष लिख देंगे। गत्यात्मक विकास संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों का, जब गत्यात्मक विकास करना है तो उसके लिए शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से होने चाहिए, तो शारीरिक कौशल का विकास, ठीक है, मांसपेशियों और हड्डियों का मजबूत बनाना, समन्वय और संतुलन में सुधार, सामान्य और बारीक शारीरिक कौशलों का विकास, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक कौशल का विकास, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। और फिर आप निष्कर्ष जो है ये बता देंगे। 6 से 8 वर्ष, पहले था 3 से 5 वर्ष, अब ये 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, तो भाषा और संचार कौशल ये हो सकता है। इसका उद्देश्य क्या है ये बताएंगे हम, इसकी गतिविधियां इनमें कौन कौन सी शामिल कर सकते हैं, भाषा और संचार कौशल में का क्या उद्देश्य है, जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं शैक्षिक कार्यक्रम कौन सा लिया हमने, भाषा और संचार कौशल शैक्षिक कार्यक्रम लिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसकी गतिविधियां, इसमें कौन सी गतिविधियां होती हैं शामिल कर सकते हैं वो बताया हुआ है। इसी तरह हम अगला जो है शैक्षिक कार्यक्रम गत्यात्मक और शारीरिक विकास का ले सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती है ये बता देंगे। इसी तरह सामाजिक और भावनात्मक विकास वाला शैक्षिक कार्यक्रम लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं इसको हम ले लेंगे। इस तरह से जो है अगला अपना गणितीय समझ और कौशल ले लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंदर कौन सी गतिविधियां शामिल कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं। विज्ञान और प्रकृति का ज्ञान ये वाला भी हम ले सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी गतिविधियां क्या है ये बता सकते हैं। कला और शिल्प ले सकते हैं, इसका भी उद्देश्य क्या है, गतिविधियां क्या है ये भी बता सकते हैं। मूल्य और नैतिक शिक्षा, इसमें भी हम उद्देश्य और गतिविधियां बता सकते हैं। इस तरह से सामूहिक गतिविधियां और खेल के भी उद्देश्य और गतिविधियां बता सकते हैं। निष्कर्ष चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से लिए हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी गतिविधियां क्या क्या हैं। भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए, भाषा विकास को कौन कौन से प्रभावी कारक जो हैं उसको प्रभावित करते हैं ये बताना है। तो भाषा विकास के प्रभावी कारक क्या हैं, परिवार और घर का वातावरण कैसा है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, ठीक है, शिक्षक और विद्यालय कैसा है, ठीक है, प्रेरणा और संज्ञात्मक विकास कैसा हो रहा है, मीडिया और तकनीकी संसाधन, मित्रों और सहपाठियों का संपर्क कैसा है, इस सब चीज़ों को हम यहाँ पे ले सकते हैं। पढ़ाई और किताबों का उपयोग, वयस्कों से संवाद, निष्कर्ष चाहे तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बच्चे के मानसिक विकास में संवेग का महत्व समझाते हुए इनके 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम संवेग को जो है बता रहे हैं, उसके बारे में परिचय दे रहे हैं, संवेग का अर्थ क्या होता है, संवेग का महत्व क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, संवेग का महत्व समझाना है, इसके प्रमुख चरणों को भी बताना है। तो देखिए संवेग का महत्व, ज्ञान का निर्माण करना, समस्या समाधान करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ठीक है, ये संवेग का महत्व हो गया। संवेग के 3 प्रमुख चरण जो है, इसमें पहला चरण जो है सूचना प्रसंस्करण, यानी सूचना को जो है क्या करना, समझना, ग्रहण करना, उम्र 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। विवरण, इस चरण में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को पहचानने और समझने की शुरुआत करते हैं। अब वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी ग्रहण करते हैं और उसे अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा माँ के चेहरे को पहचानता है और आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही माँ को देखेगा बच्चा तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये इसकी माँ है, ठीक है, वो दूसरे की गोदी में भी नहीं जाएगा, दूसरे की गोदी में रहेगा, माँ को देखते ही अब अपने हाथों को माँ की तरफ बढ़ाएगा। अगर माँ उसकी आवाज़ देगी, बाबू बेटा कुछ भी बोलेगी, कहीं से भी बोलेगी, उस तरफ, उस दिशा की तरफ वो देखेगा, प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, सूचनाओं को क्या करेगा, पहचानना शुरू कर देगा, उसके प्रति जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देगा। दूसरा जो चरण है, इसमें आंतरिक सोच और मानसिक चित्रण हो जाता है। आंतरिक अपने मन के अंदर क्या सोचता है और मन में कैसा चित्र बनाता है, यह उम्र 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। इसके विवरण के बारे में, इस दौरान बच्चों की सोच में वृद्धि होती है और वो बाहरी वस्तुओं और घटनाओं का मानसिक चित्रण करना शुरू कर देते हैं। वे वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में मन में चित्र बना ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा चित्रित किताबों को देखकर उन घटनाओं को पुनः अपने मन में चित्रित कर लेता है। तीसरा चरण है रूपांतरण और तार्किक सोच, इसकी उम्र जो है 7 से 11 वर्ष के मानी जाती है। विवरण क्या है इसमें हम बता सकते हैं, इस चरण में बच्चे तर्क और समझने की क्षमता में वृद्धि देख सकते हैं हम बच्चे के। वे अब मानसिक रूप से कार्य को व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे वस्तुओं का आकार, रंग, संख्या आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इस दौरान बच्चे जो है तत्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव से परे सोचने, यानी कि जो उनके सामने है, जो उनके प्रत्यक्ष है, उसके अलावा जो दूर की चीजें हैं उसके भी बारे में सोचने में सक्षम हो जाते हैं। निष्कर्ष जो है आप समझेंगे तो और भी बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। बाल विकास में लिंग की भूमिका समझानी है आपको।
यह बताइए कि कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, विकास पर लिंग कैसे प्रभाव डालता है। तो बाल विकास पर लिंग की भूमिका क्या होती है, इसका प्रभाव भी देखेंगे। सामाजिक अपेक्षाएं और भूमिकाएं, ठीक है, इस तरह से शिक्षा और अवसरों में अंतर, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता, इनमें कुछ पॉइंट है जिनको आप पढ़ोगे समझ में आएगा। खेल और गतिविधियों में भिन्नता, लिंग का प्रभाव कैसा होता है। तो देखो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ये है। लड़कों पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, लड़कियों पर प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो शारीरिक विकास में अगर लड़कों पर प्रभाव देखें तो अधिक खेल गतिविधियां, ऊर्जावान विकास होता है। लड़कियों के ऊपर प्रभाव देखें तो कम शारीरिक स्वतंत्रता, सीमित खेल हो जाता है शारीरिक विकास में। मानसिक विकास में नेतृत्व की उम्मीदें बढ़ती हैं लड़कों पर, हैं, दबाव भी अधिक होता है। यहाँ पे आत्म संकोच लड़कियों में आत्म संकोच होता है और आत्म अभिव्यक्ति में कमी आ जाती है। शैक्षिक अवसर में बात करें तो तकनीकी और गणितीय विषयों में अधिक प्रोत्साहन मिलता है इनको, है ना। बोलते हैं कि गणित ले लो, तकनीकी पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, इस तरह से। और जो लड़कियां होती हैं इन पे क्या है, इनको बोलते हैं कला ले लो, गृह विज्ञान ले लो, इस तरह तक की सीमितता होती हैं। सामाजिक विकास में स्वतंत्रता अधिक होती है, इनको अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, सीमित बाहरी संपर्क होता है। निष्कर्ष भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद जो है बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास कैसे होता है, इसे स्पष्ट करें। आत्मसम्मान का तात्पर्य क्या है, आप ये बता सकते हैं। आप जानते हैं आत्मसम्मान क्या होता है। व्यक्ति की स्वयं के प्रति सकारात्मक भावना, आत्म मूल्य का बोध और आत्मविश्वास जो है वो आत्मसम्मान कहलाता है। बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे ये समझना शुरू करते हैं कि वे कौन हैं, क्या कर सकते हैं और समाज उन्हें कैसे देखता है। बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास कैसे होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। आत्मसम्मान का विकास कैसे होता है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं माता पिता और परिवार की भूमिका के द्वारा विकास होता है। ठीक है, शिक्षकों के योगदान के द्वारा विकास होता है, सकारात्मक अनुभव के द्वारा ज्ञान होता है और समान उम्र के साथियों के संबंध के द्वारा जो है विकास होता है आत्मसम्मान का। ये सारे के सारा निर्णय लेने के अवसर, त्रुटियों पर प्रतिक्रिया, इस तरह से विकास होता है। बाल विकास में माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो बाल विकास जो है कैसी प्रक्रिया है, यह थोड़ा सा समझा देंगे। माता पिता की भूमिका क्या है, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में माता पिता की भूमिका हो सकती है ना। यहाँ पे मैंने क्षेत्र लिखे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है माता पिता का इस क्षेत्र में क्या योगदान है, पहले क्षेत्र में क्या योगदान होगा, यानी प्रारंभिक शिक्षा में क्या योगदान है। माता पिता का संवेगात्मक सुरक्षा में क्या योगदान है। नैतिक और सामाजिक शिक्षा में माता पिता का क्या योगदान है। इस तरह से प्रेरणा और प्रोत्साहन में माता पिता का क्या योगदान है। इस तरह से आदर्श प्रस्तुत करने में माता पिता का क्या योगदान है। इस तरह से शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शैक्षिक विकास में शिक्षक का क्या योगदान है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षक का क्या योगदान है, छिपी प्रतिभा को पहचानने में शिक्षक का क्या योगदान है, सकारात्मक व्यवहार निर्माण में शिक्षक का क्या योगदान है और मूल्य शिक्षा में शिक्षक का क्या योगदान है। ठीक है, अब बात करते हैं माता पिता और शिक्षक का सहयोग जरूरी होता है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, बाकी योगदान हमने लिख दिया है। तो इसमें आप दो चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, निष्कर्ष आप लिख देंगे। गेम थ्योरी के अनुसार खेल का बच्चों के विकास में क्या महत्व है, इसके प्रमुख लाभों का उल्लेख करें। लाभ भी बताने हैं और खेल का बच्चों के विकास में क्या महत्व है गेम थ्योरी के अनुसार। गेम थ्योरी क्या है उसके बारे में हम जान लेंगे। गेम थ्योरी मूलतः एक गणितीय सिद्धांत है जिसका उपयोग निर्णय लेने और रणनीतियों को समझने में किया जाता है, किंतु शिक्षक मनोविज्ञान में इसे एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है जो यह स्पष्ट करता है कि खेल बच्चों को सीखने, संयोग करने, समस्याएं सुलझाने और व्यवहार विकसित करने में कैसे मदद करता है। गेम थ्योरी के संदर्भ में खेल का महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों का विकास में खेल का प्रमुख लाभ क्या है ये बता देंगे। रणनीतिक सोच, सामाजिक समझ और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास करेगा गेम थ्योरी। अब इसमें कौन कौन से लाभ है, संज्ञात्मक विकास में क्या लाभ कर सकता है यहाँ पे दिया गया है। निर्णय लेने की क्षमता में किस तरह का विकास होगा। ठीक है, सामाजिक विकास में फिर क्या होगा, फिर भावनात्मक संतुलन में क्या होगा, इसके बाद में नैतिक विकास में क्या होगा और भाषा संप्रेषण में क्या होगा, इसके अलावा शारीरिक विकास में क्या होगा। इस तरह से ये आपके आंसर हो जाए हैं। उदाहरण देने के लिए आप चाहें तो उन खेलों का किसी भी खेल का दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से खेलों का दिया है। जैसे शतरंज, रणनीतिक सोच इसमें होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, धैर्य का विकास होता है। टीम गेम्स जैसे क्रिकेट, खो खो देखते हैं तो इसमें नेतृत्व मतलब एक कैप्टन होता है। संयोग, भाई बिना संयोग के तो टीम जीतेगी नहीं, तो नेतृत्व भी होता है इसमें, संयोग भी होता है और नियमों का पालन भी आदमी सीखता है। रोल प्ले गेम्स जैसे कल्पना शक्ति, भाषा और सामाजिक व्यवहार।
रोल प्ले मतलब किसी दूसरे की नकल करना। जैसे आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री हो, आप एक दिन के लिए क्लास टीचर हो, आप एक दिन के लिए क्लास मॉनिटर हो, आप एक दिन के लिए अपने कैप्टन हो, आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल हो। तो आप उस समय अपनी कल्पना शक्ति से अपना भाषा को चेंज करते हो कि आप अब प्रिंसिपल हो तो कैसे बात करोगे, आप अब व्यवहार कैसा करोगे। तो इस तरह से जो है ये उदाहरण दे सकते हैं, निष्कर्ष आप बता सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में एरिक एरिक्सन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके सभी 8 विकासात्मक चरणों का को नामित करें और उसमें से किसी एक को विस्तार से समझाएं। एरिक्सन का जो है मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें विकास के 8 चरण थे। ठीक है, अब वो विकास के 8 चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे 8 चरण जो है मैंने दिए हुए हैं, देखो 1 से लेकर के 8 तक आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, पहले में आयु है, तो कौन सा 1 वर्ष की आयु है, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 40, 40 से 65, 65 से आगे। फिर इसके बाद में द्वंद्व जो है कैसा होता है, इस चरण के जो पहला चरण है इसकी आयु ये है, इसमें द्वंद्व क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास का द्वंद्व होता है, इसमें स्वायत्तता बनाम संदेह का द्वंद्व होता है। तीसरे में जो है उद्यम बनाम अपराध बोध का द्वंद्व होता है। सकारात्मक गुण जो है आशावाद होता है, इच्छा शक्ति होती है, उद्देश्य होता है, योग्यता, निष्ठा, प्रेम, प्रवाह और बुद्धिमत्ता। ये सारे के सारे पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। अब जो है उदाहरण के लिए तृतीय चरण में जो है उद्यम बनाम अपराध बोध, इसकी आयु सीमा क्या है, 3 से 5 वर्ष। तो इसकी विशेषता क्या है, जैसे हमने 3 से 5 वर्ष वाला ये वाला ले लिया, ठीक है, इस चरण को। उद्यम बनाम अपराध बोध, उद्देश्य, सकारात्मक गुण क्या है, उद्देश्य। विशेषता क्या है इसकी, बच्चा कल्पनाशील गतिविधि में भाग लेना शुरू करता है, जैसे खेल, कहानी बनाना, प्रश्न पूछना। वह निर्णय लेना और नेतृत्व करना सीखता है। यदि उसे प्रोत्साहित, क्योंकि हमें एक का पूछा गया क्वेश्चन में, यदि उसे प्रोत्साहन और स्वतंत्रता मिले तो उसमें उद्यम की भावना विकसित होती है। ठीक है, यदि उद्यम का मतलब है कि कुछ बनने का, कुछ मतलब एक बड़ा काम करने का जो है उसमें विकास होता है। ठीक है, यदि उसे बार बार टोका जाए या शर्मिंदा किया जाए तो वो अपराध बोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है उद्यम बनाम अपराध बोध, मतलब वो अच्छा बन सकता है, ठीक है, या फिर वो अपराधी बन सकता है। तो उसको जो हमने यहाँ पे समझाया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नतीजा क्या होगा, सफलता के पार करने पर बच्चा उद्देश्यपूर्ण बनता है। सफलता से जैसे ही पार होगा, अगर उसको हम ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो उद्देश्यपूर्ण बनता है, अन्यथा आत्मसंदेह से ग्रसित हो जाता है। यानी अपराध बोध होगा तो आत्मसंदेह से ग्रसित होगा, अगर वो उद्यम की भावना से विकसित होगा तो उसमें उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से हम समझा सकते हैं। निष्कर्ष मैंने दे ही दिया है। आप किसी को भी लोगे तो देखो, एक तो विश्वास होगा, अगर हम बच्चे को प्रोत्साहित करें तो विश्वास बनेगा, एक दूसरा होगा उसको हम बार बार टोके तो अविश्वास जाग जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एरिक्सन के जो 8 मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके विकासात्मक चरण है वो है। बाल्यावस्था में भाषा विकास के चरणों को संक्षेप में बताइए। अब बच्चे जो होते हैं उसमें भाषा का विकास कैसे होता है, प्रत्येक चरण के मुख्य गुणों का वर्णन भी करना है। परिचय क्या है, देखिए भाषा विकास बाल्यावस्था में तेजी से होने वाला एक मानसिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सुनना, बोलना, समझना और अभिव्यक्त करना सीखता है। यह विकास कई चरणों में होता है जिसमें प्रत्येक चरण बच्चे की संप्रेषण क्षमता को एक नई दिशा देते हैं। अब देखिए, पहला जो बच्चा जो जन्म लेता है वो कैसे बोलता होगा, बाल्यावस्था में भाषा विकास के चरण और उसके मुख्य गुण। कूइंग चरण बोलते हैं इसको, कूइंग चरण बोलते हैं। कूइंग चरण में क्या होता है, बच्चा कूकना शुरू करता है। देखिए आयु क्या होता है इसका, 0 से 6 माह। आयु वर्ग सीमा क्या है, 0 से 6 माह। इसके प्रमुख गुण, इस समय क्या करता है बच्चा, गले से निकलने वाली ध्वनियां जैसे आ, ऊ, ए, ओ, कू, का, की, इस तरह के बच्चे जो है आवाज करेंगे, 0 से 6 माह के बच्चे, है ना। ये इसका मुख्य गुण है। मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया देगा, है अपनी माँ को, अपने पिता को, जिसके साथ वो रहता है, हमेशा टच में रहता है, जिसको बार बार देखता है, तो उसको देखने देखकर वो हमेशा प्रतिक्रिया। देखना आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, जिनके घर में हो उनको तो पता ही है, ध्वनियों से आनंद लेगा, है ना। किसी चीज की ध्वनि सुनेगा ना, कोई जैसे छन छन बाजे बज रही, उस तरफ देखेगा, है, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, थोड़ा सा अपना आप मतलब अपने आप को थोड़ा सा आनंदित करेगा, वो देख लेना, आपने देखा होगा। दूसरे चरण में आता है बबलिंग करना, बलबलाना, बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं। अब देखो इसकी ये जो सीमा होती है 6 से 12 माह होती है। इसका मुख्य गुण क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चा क्या बोलने लगेगा, बा, बा, मा, मा, रुक रुक के बोलेगा, एकदम स्ट्रेट नहीं बोलेगा, बाबा, मामा, दादा, दादी, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, वो थोड़ा सा रुक के बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह की ध्वनियां निकालता है, इसको बलबलाना बोलते हैं। एक ही शब्द को 2 बार दोहराना यानी बबलिंग करना, 2 बार एक ही शब्द को, जैसे बा, बा, ठीक है, माँ, माँ, इस तरह दा, दा। तो ये सब जो ध्वनियां निकाल रहा है इसको बबल कर रहा है, यानी कि 2 बार वो
दोहरा रहा है, तो इसी को बबलिंग कहा जाते हैं। स्वर और व्यंजन का मिश्रण होता है इसमें, वो कुछ भी शब्द निकाले, स्वर और व्यंजन दोनों मिश्रण हो सकता है। ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो बार बार उस शब्दों को दोहराता है। बा, फिर बा बोलेगा, माँ बोलेगा तो फिर माँ बोलेगा, बामा नहीं बोलेगा, बा माँ दा ऐसा नहीं बोलेगा, वो बा ही बोलेगा, मामा ही बोलेगा, दादा ही बोलेगा, मम्मी ही बोलेगा, पापा ही बोलेगा, लेकिन रुक रुक के बोलेगा। एक शब्द ये चरण तो 12 से 18 माह। मुख्य गुण क्या हो जाएगा, एक शब्द की पूरी बात, जैसे पानी। पानी शब्द उसने बोला, इसका मतलब उसकी माँ ने समझ लिया कि मुझे पानी दो भाई, बच्चा क्या मांग रहा है, पानी। जो बच्चे क्या बोलते हैं, ज्यादातर मम बोलते हैं, छोटे बच्चे मम बोलते हैं, बाकी उसका पानी। मम भी उनका कोड वर्ड है, ठीक है। परिवार के सदस्य और वस्तुओं के नाम बोलना, किसी चीज का नाम जो इजी है उनके उनको इस उम्र के अंदर जो सीख सकते हैं, उसको सरल ध्वनि का प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल शब्द जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। दो शब्दीय चरण जैसे 18 से 24 माह हो जाएगा, तो मुख्य गुण क्या होता है, दो शब्द वाले वाक्य बोलेंगे, जैसे मम्मी आओ, गेंद दो, खाना दो, दूध दो। तो छोटे छोटे दो दो शब्दों को जो है मिला के बोलेगा, संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण भाषा है। मम्मी आओ यानी कि मम्मी को वो बुला रहा है, मम्मी को वहां पे जाना है। गेंद दो यानी कि गेंद से वो खेलना चाहता है। इससे ये संक्षिप्त रूप तो है, लेकिन जो देने वाला है, जो सुनने वाला है, वो उस भाषा से अर्थपूर्ण ग्रहण कर लेता है कि बच्चे को क्या चाहिए। आदेश, इच्छा और भाव व्यक्त करना, ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसकी क्या इच्छा है, किसी से क्या करवाना है, मम्मी जाओ, दूध लाओ, आदेश दे दिया। इच्छा क्या है, पानी, गेंद, खेलना है, इच्छा हो गई। भाव व्यक्त करना है, तो उसको जो भी है उसके मन में है वो व्यक्त करेगा। तो इस तरह से होता है बहुशब्दीय चरण, जब अब बहुत सारे शब्दों का, तो 2 से 3 वर्ष। तो इसके मुख्य गुण क्या हो गया, 3 से 4 शब्दों का वाक्य जो है वो बोल सकता है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा, दोस्त के साथ खेलूंगा। इस तरह से प्रश्न पूछना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों हो गया, ये कैसे टूटा, ये क्यों गिरा, नहीं खाना है, नहीं पीऊंगा। इस तरह के वर्ड्स जो है नकारात्मक वाक्यों का भी प्रयोग करेगा। व्यवहारिक भाषा चरण में क्या होता है, इस चरण में 3 से 6 वर्ष होगा। इसमें जो है ये वाक्यों का प्रयोग जो है व्याकरण के अनुरूप करने लगेगा, जिसमें काल, वचन, सर्वनाम, क्योंकि स्कूल में जाने लगता है तो ये सब चीजें सीखने लगता है। स्पष्ट और सही ढंग से बोलने लगता है, कहानियां सुनना और सुनाना शुरू कर देता है। परिपक्व भाषा चरण 6 वर्ष के बाद आ जाता है, जिसमें जटिल और संगठित वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, भावना और विचारों को विस्तार से व्यक्त करने लगता है कि उसके अंदर क्या भावना विचार है, और पढ़ने और लिखने की क्षमता में सुधार होता है। यहाँ पे निष्कर्ष भी आप बता सकते हैं। मातृत्व और पिता के संबंध का बाल विकास, बच्चे का जो विकास है, अगर माता पिता का संबंध किस प्रकार का है, वो उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है, माता पिता का संबंध जो है बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है, इसकी चर्चा करनी है। तो यहाँ पे देखिए, भावनात्मक विकास को जो है प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा। इसको क्यों प्रभावित करेगा, ये बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है मैंने। नैतिक विकास को प्रभावित करेगा अगर करेगा तो, ठीक है। बौद्धिक विकास, इस तरह व्यक्तित्व विकास, ठीक है। और प्रभावी मातृत्व पितृत्व के संबंध के जो उदाहरण हैं आप बता सकते हैं। सकारात्मक उदाहरण क्या बता सकते हैं, माता पिता साथ बैठ करके बच्चे को कहानी सुनाते हैं, निर्णय मिलकर के लेते हैं। नकारात्मक उदाहरण आप बता सकते हैं, पिता डांटता है और माँ तुरंत समर्थन करती है। पिता तो उसको सुधारने के लिए डांट रहा है, और बच्चा जो है उस डांट के बीच में आकर के उस बच्चे का समर्थन करती है, तो बच्चे के अंदर जो है द्वंद्व की भावना आ जाती है, ठीक है। बच्चा यह द्वंद्व बच्चा समझ नहीं पाता, यानी कि पापा क्यों डांट रहे हैं, माँ क्यों बचा रही है, इस बीच में फंस जाता है कि पापा बुरे हैं, माँ अच्छी है। या फिर ये भी सोच सकता है कि ये पापा पीटेंगे तो माँ बचा लेगी। तो इस द्वंद्व में जो है वो फंस जाता है, इस द्वंद्व को समझ नहीं पाता। इसका उसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव ही पड़ेगा। निष्कर्ष आप बता सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों और विधियों का वर्णन करें, कि भाई किस तरह के आवश्यक संसाधन चाहिए उसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, या कैसे उनकी शैक्षिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये बताना है। आवश्यक संसाधन क्या हो सकते हैं, सहायक यंत्र, उसमें व्हील चेयर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको बहुत जरूरी आवश्यकता, बहुत सारे जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके शरीर में, उनके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। सहायक यंत्र कैसे, किस टाइप के यंत्र उनको जरूरी है, ठीक है। अनुकूलित पाठ्यक्रम, कैसा उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेष शिक्षक उसके लिए होती है। आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री, यानी कंप्यूटर आधारित जो होता आईटी आधारित। परामर्श सेवाएं होती हैं, समावेशी कक्षाएं होती हैं इनके लिए। प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हो सकती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, व्यक्तिगत शिक्षण हो सकता है, बहुसंवेदी शिक्षण हो सकता है, गतिविधि आधारित शिक्षण, सकारात्मक प्रोत्साहन, संयोगात्मक शिक्षण।
ठीक है। इन संसाधनों और विधियों के प्रभाव क्या हो सकते हैं, शैक्षिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, जो संसाधन हम यूज कर रहे हैं, सामाजिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बता सकते हैं, निष्कर्ष निकालेंगे। किशोरावस्था के दौरान बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को का वर्णन करना है। तो ये हमने परिचय दे दिया, और इस पे जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। ये पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इस तरह से मानसिक विचारों का जोखिम है, भावनात्मक अस्थिरता है। 4-5 पॉइंट में से, 6 पॉइंट में से आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं, 3-4 आप उनको याद करें। किशोरावस्था में मानसिक और स्वास्थ्य के लिए उपाय क्या है, किशोरावस्था में मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए उपाय, तो उपाय हम बता सकते हैं सकारात्मक पारिवारिक समर्थन जो है ये उपाय है, शिक्षा प्रणाली का सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श दे सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपना सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ। अब कुछ छोटे छोटे और प्रश्न की बात करें। बाल्यावस्था में मोटर कौशल, जिसको गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं, बाल्यावस्था में गत्यात्मक कौशल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण जैसे कि खेलना, दौड़ना, कूदना, पकड़ना। बालक विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों में बाल विकास के विभिन्न चरणों में बाल्य अवस्था का पहला चरण 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास उसके आसपास के वातावरण और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से होता है। इसे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत का जो है ये मुख्य भाग माना जाता है। बचपन की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो बचपन वह अवस्था है जो जब बच्चा जन्म से किशोरावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से विकसित होता है। तो बचपन की परिभाषा हो गई। महत्व क्या है, यह समय संवेदनाशीलता, सीखने की क्षमता, सामाजिक मूल्यों की स्थापना और विकास, भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अच्छे पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से समग्र विकास संभव होता है। बाल्यावस्था के दौरान, अब है ठीक है, ये महत्व हो गया। पांचवा, बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में संज्ञात्मक विकास के लिए खेल आधारित और जिज्ञासापूर्ण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौन कौन से ये गतिविधियां हो सकती है, जैसे पजल्स, चित्र बनाना, कहानी सुनाना, निर्माणात्मक खेल जैसे कि ब्लॉक बनाना, घर बनाना, इस तरह से। शारीरिक विकास और मोटर कौशल, यानी कि शारीरिक विकास और गत्यात्मक कौशल के बीच जो है घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कि मांसपेशियां और हड्डियां विकसित होती हैं, जैसे जैसे मांसपेशियां और हड्डियां विकसित होती हैं वैसे वैसे वह दौड़ने, पकड़ने और संतुलन बनाए रखने जैसे कौशलों में दक्ष होते हैं। सक्रिय मोटर गतिविधियां यानी सक्रिय गत्यात्मक गतिविधियां शारीरिक ताकत बढ़ाती हैं और मानसिक या मस्तिष्क में समन्वय को सुधार करती हैं, यानी कोऑर्डिनेशन को सुधार करती हैं। बच्चों के भावनात्मक विकास में अभिभावकों और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो उनके सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वे बच्चों को सुरक्षा, प्रेम, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अभिभावक और शिक्षक। माताओं द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान दिए जाने वाले पोषण और देखभाल का बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार और मानसिक शांति भ्रूण के मस्तिष्क और अंगों के विकास में सहायक होते हैं, और तनाव, कुपोषण और संक्रमण से शिशु का संज्ञात्मक और शारीरिक विकास जो है प्रभावित हो सकता है। ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। स्पीयरबर्न की बच्चों की विकास की संज्ञात्मक लचीलापन के अनुसार बच्चे अपने विकास एवं सीखने की प्रक्रियाओं में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। इसमें बच्चे जो है लगातार नए अनुभवों के आधार पर अनुकूलन करना सीखते हैं। पारिवारिक पर्यावरण बच्चों के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके मुख्य पहलू कौन कौन से होते हैं, इसमें भावनात्मक सुरक्षा, संवाद का स्तर, शैक्षिक वातावरण, अनुशासन। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, एक सहयोगात्मक, स्नेहमय और शिक्षाप्रद पारिवारिक वातावरण संपूर्ण बाल विकास का आधार बनता है। तो बाल विकास नामक चैप्टर का पहला विषय 801 का पूरा वीडियो हमने वन शॉट में डिस्कस किया। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दिया हुआ है, नंबर आपके स्क्रीन पे जो लिखा जा रहा है इसको ध्यान रखें। आपको अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर 8469022568 इस पर आप हमें सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। बिल्कुल साफ पेपर भेजना, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उस दिन आपको आंसर की मिल जाएगी, आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है।
और नोट्स आप चाहें तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो आप बच्चे जितने भी नोट्स लेना चाहें तो वो नोट्स को भी ले सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे बच्चों को दे दिए हैं, तो आप नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। उसकी भी मैराथन क्लास वन शॉट लिया जाएगा, समय मिलते ही उसको भी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।